Hello students, today we are going to discuss about the second part of chapter number 6. हम लोग यहाँ पे बात करेंगे joint probabilities के बारे में. This is very easy topic, nothing to do in this. What you have to do is just you have to use the probabilities. अब probabilities क्या होती हैं? We have already discussed about these things. मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी को ही probability कहा जाता है. किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी टोटल जो होती है दैट कैन बी मैक्सिमम 1 और जो मिनिमम हो सकता है दैट कैन बी 0. तो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं आती है. इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं सिंगल प्रोबेबिलिटी वाले, बस उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो भी एक प्रोजेक्ट दिया रहेगा उसको हम 2 बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है TYU5. A company has estimated cash flow for a project incorporating the probability of each present cash flow value into its estimates as follows. Year 1 और Year 2 यहाँ पे दिया हुआ है. प्रेजेंट कैश फ्लो यहाँ जो दिया हुआ है वो $1 लाख दिया है और प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो जो दिया है यहाँ 2 लाख दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 20%, यहाँ 80% दी है. करना देखिए क्या है, सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है. 1 लाख को अगर 20% से मल्टीप्लाई करें, इसको नॉर्मली 0.2 भी कह सकते हैं या इसको 0.8 कह सकते हैं. 0.2 और 0.8 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे दैट कम्स टू 0.20, तो इसलिए मैंने 0.20 लिख दिया. 1 लाख को 0.20 से मल्टीप्लाई करें या 20% से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 20,000. एंड 2 लाख को अगर आप 80% से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1,60,000. फिर क्या लिखी गई है बात, यहाँ पे ये टोटल जो आपने जो प्रोजेक्ट कैश 1 साल में जो कमाया इस प्रोजेक्ट से, वो टोटल आप जो कमाओगे वो करीब 1,80,000 रुपये आप कमाओगे. तो 1,80,000 आपने यहाँ कमाया और ईयर 2 में जो आप इससे कमा सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हैं और कितना कमा सकते हो. 2 लाख के हिसाब से आप यहाँ पे 2 3 6 60,000 यहाँ कमा सकते हो. 3 7 21 2,10,000 यहाँ. तो अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आप जो मतलब यहाँ पता है कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है 1 लाख कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज सिर्फ 20% है. तो मतलब यहाँ पे 20,000 आ गया. उस तरीके से यहाँ पे आप 2 लाख कमाओगे ईयर 2 में इसकी प्रोबेबिलिटी 30% और 3 लाख कमाओगे इसकी प्रोबेबिलिटी 70%. दोनों को आपने एक साथ कर दिया, इट कम्स टू 2,70,000. तो अगर देखा जाए ईयर 1 और ईयर 2 को दोनों को जोड़ दिया जाए तो व्हाट यू बी गेट, हम लोग 2 लाख, एक 3 लाख, 4,30,000 आई थिंक बढ़ेगा. मैं देख लेता हूँ. 1,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000 इट कम्स टू 4,50,000. टोटल जो आपने पैसे कमाए वो कितने कमाए, वो कमाए 4,50,000 रुपये. और आप जो यहाँ पे पैसे लगा इन्वेस्ट कर रहे हो, द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वो कितना हो रहा है, 4 लाख रुपये आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहे हैं. तो आपने यहाँ जो पैसे लगाए वो लगाए 4 लाख रुपए और कमा कितना रहे हो अब 4,50,000 रुपये. तो एनपीवी निकालना है. अगर एनपीवी कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो. इनफ्लो कितना आया, इनफ्लो आपने टोटल जो पैसे कमाए 2 साल में वो 4,50,000 कमाए. प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो आपका हो गया 4 लाख रुपये. तो भैया आप तो होगा फ़ायदे में. फ़ायदे में कितने हो गए, आपको जो यहाँ फ़ायदा हुआ है वो हो गया है 50,000 रुपये का. तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे एनपीवी मतलब पॉजिटिव एनपीवी आया है, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर द बिजनेस, है कि नहीं. चलिए अब हम आगे की और बात करते हैं. अब यहाँ बात तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए आपका कवर हो गया. पॉइंट ए में उन्होंने पूछा ही था कि कैश इनफ्लो आपका 1 साल में कितना होगा. बी पॉइंट की अगर बात की तो इन्होंने यही पूछा ही था कि पॉइंट ईयर 2 में कितना होगा और मीन में एनपीवी कैसे होगा. ये सब यहाँ बातें की गई हैं. आगे क्वेश्चन भी इजी आप लोग कर लीजिएगा. अब आती है फर्दर टेक्निक्स फॉर एडजस्टिंग ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अब यहाँ बात ये कही गई है कि हम लोग जब अपने क्वेश्चंस को या इवैल्यूएशन करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को हमें करना है या नहीं करना है, जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो उस इवैल्यूएशन के टाइम पे हमें रिस्क को और अनसर्टेनिटी को दोनों को हमें अपने क्वेश्चन में शामिल कर लेना चाहिए. सेंसिटिविटी एनालिसिस, आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं. हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बात की हुई है. साथ ही साथ हम लोगों ने
सॉरी, हम लोगों ने इसके अलावा सिमुलेशन के बारे में सिर्फ हल्का से इतना ही जाना था कि सिमुलेशन होता क्या है। अब हम यहाँ डिटेल में समझते हैं कि सिमुलेशन क्या होता है और सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा हमने एक बात की हुई थी कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वी ओनली कंसिडर कि only consider that only one factor gets changed। मतलब हम लोग ये मानते हैं कि all factors are what? All factors are independent, ये हम मान के यहाँ पे चलते हैं। तो क्या ये बात सही है? द आंसर इज़ नो, ये बात सही नहीं है क्योंकि सभी फैक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब लॉजिक देखिए, अगर हमारा लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा अगर हमने सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं किया। और अगर हम सेलिंग प्राइस को चेंज करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है टोटल कॉस्ट पे असर पड़ेगा। टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। आपका टोटल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब टोटल कॉस्ट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे? सेलिंग प्राइस को चेंज करोगे। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ये मान के चलता रहता है कि जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो इट डजंट इम्पैक्ट द अदर वेरिएबल विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। नाउ for eradicating or for resolving that wrong thing which was going over there in the calculation, they have introduced a new concept that is called as simulation। simulation में क्या किया जाता है? we consider the multiple factors affecting the calculation, affecting a decision, affecting a project। अब जरा सिमुलेशन की पहले मीनिंग भी लिख लीजिए। सिमुलेशन होता क्या है? सिमुलेशन की अगर डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको लिखवाना चाहूँ, डिक्शनरी मीनिंग ये होती है, इसकी डिक्शनरी मीनिंग होती है दिस, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसकी समझ में आ जाएगा। दिस एक्सरसाइज इज अ सिमुलेशन ऑफ actual battle conditions। तो सिमुलेशन मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को करने जाते हैं तो कुछ वैसा ही इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करते हैं और उसमें हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये प्रोजेक्ट को करेंगे तो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो सिमुलेशन इम्प्रूव, देखिए अब हम इसको थिएटरली धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम से, क्या क्या लिखी हैं बातें। sensitivity analysis considers the effect of changing one variable at a time। सेंसिटिविटी एनालिसिस में कमी थी ना कि हम लोग सिर्फ इसमें एक वेरिएबल को ही चेंज करते थे एक बार में। सिमुलेशन improves on this by looking at the impact of many variables changing at the same time। यहाँ पे हम लोग एक साथ एक समय में एक से ज़्यादा कंडीशन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। फिर लिखी है बात यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल इट प्रोड्यूस अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और दिखाता है कि क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे अराइज हो सकती हैं। ये सभी बातें सिमुलेशन में की जाती हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात भी बता दूंगा अभी। फिर लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स कैन बी कैलकुलेटेड, और सभी के होने की प्रोबेबिलिटी को भी हम इजीली कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है कि आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्सपेक्टेड एनपीवी आपका इतना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। आपका एनपीवी इतना होगा, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से सब कुछ ज़्यादा है, 0 से कम कभी भी ये नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 तक ही होती है। अब देखिएगा, ये बहुत अच्छी लाइन में पढ़ने जा रहा, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। लिखी हैं बातें, यू विल नेवर बी एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट ए सिमुलेशन एक्सरसाइज इन द एग्ज़ाम। आपको कोई भी सिमुलेशन वाला कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना है। ऑल दो यू मे बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट द आउटपुट। जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करने के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके कैलकुलेशन करने के बारे में नहीं पूछेंगे। हाँ, सिमुलेशन के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी P4, दैट इज एडवांस
FM, जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वो सब बातें वहाँ बताई जाएंगी। यहाँ इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर साहब 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको सभी वेरिएबल्स को क्या करना होगा, बताना होगा या वेरीफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट, है ना, मार्केट के बारे में जानो, पहले पूरा सब कुछ स्पेसिफाई करो क्या है मार्केट डिटेल, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना लगने वाला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगने वाला है, ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, आपको सभी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को भी बताना होगा कि भैया ये आपस में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और कैसे जुड़ी हुई हैं। टू कैलकुलेट एन एनपीवी, एग्जाम्पल सेल्स रेवेन्यू जो है साहब, मार्केट साइज जो भी है उसको अगर आप मार्केट शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ये देख रहे हो, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, मार्केट प्राइस सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जितना मार्केट साइज को अगर आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई द मार्केट, कितना परसेंटेज आपके पास है, तो आप क्या मिलेगा, तब आपको जाके मिल जाएगा टोटल आपका सेल्स रेवेन्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर आती है बात कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है, जो भी आपने पैसे कमाए हैं उसमें साहब जितने भी आपके खर्चे लगे हुए हैं पूरे को लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपको साहब मिल जाएगा कैश फ्लो मिल जाएगा। फिर आती है बात सिमुलेट द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को अपना एक मेज़र करना होगा। सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ईच वेरिएबल विद इन द पैरामीटर सेट, जो भी आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है उसमें अलग अलग वेरिएबल को मानो and compute an NPV. Repeat the process many times to create a probability distribution of the return. तो मतलब अब आप उस छोटे से इन्वायरमेंट, कहते हैं ना हम लोग पायलट प्रोजेक्ट, एक छोटे लेवल पे हम उसको मल्टीपल टाइम्स करते हैं तब जाके समझ जाते हैं ओहो इसका मतलब ये आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है जब हम इसको पूरी इकोनॉमी में लागू करेंगे। द रिजल्ट्स ऑफ अ सिमुलेशन एक्सरसाइज विल बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the NPV. Instead of choosing between the expected values, decision makers can now take the decision of outcome and the expected return into an account. तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसको भी वो देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या यहाँ लिखे हैं, मेजर एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन आ रहा है, सो इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं इन सभी को यहाँ पे वो ध्यान में रखता है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इज़ अ रिलेटिवली ईजी अंडरस्टूड टेक्निक, ये समझना इसको बहुत आसान है। इट हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिमुलेशन की हेल्प से आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो, कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट एंड कॉरपोरेट मॉडल, ये सभी चीज़ें आप साहब सिमुलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। ड्रॉबैक की बात यहाँ पे की गई, इस मेथड में क्या क्या खामियाँ हैं। हाउएवर इट डज हैव सम सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं, मॉडल्स कैन बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड द टाइम एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन देयर कंस्ट्रक्शन कैन बी मोर दैन इट इज़ गेन्ड। अब इसको करने में इतना ज़्यादा आपकी लागत इतना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में आपकी इतनी ज़्यादा लागत लग जाती है कि उससे होने वाला एडवांटेज कितनी बार उसमें जो लागत लगी है उससे क्या होता है, कम होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, और साहब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाना कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट आ चुकी है ये डिसाइड करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। इसके बाद बात की गई है यहाँ पे एडजस्टेड पेबैक, जो पेबैक हमारे पास आता है उसको हम कितनी बार एडजस्ट करते हैं, किस हिसाब से एडजस्ट करने की बात यहाँ पे की गई, कितनी बार हम लोग ये करते हैं कि हम चूज़ करते हैं उन पेबैक्स को जो कि क्या हो, जो कि हमको जितनी जल्दी पैसा देंगे उन्हीं प्रोजेक्ट्स को हम अक्सर चूज़ करना पसंद करते हैं। लिखी हैं बातें, वी लुक्ड एट द पेबैक, और इससे पहले हमने साहब चैप्टर नंबर 2 में हमने पेबैक पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं देखा है प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 को देख लीजिए, तभी आपको पेबैक यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। वी लुक्ड एट द पेबैक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन द चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, चैप्टर का नाम था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर लिखिए ऑन वन वे ऑफ डीलिंग विद रिस्क इज टू शॉर्टन द पेबैक पीरियड रिक्वायर्ड। अब अगर आपको रिस्क को कम करना था, क्या कोशिश करते थे पहले कि भैया जिस प्रोजेक्ट का हमारा पेबैक पीरियड सबसे कम होगा हम उन्हीं को चुन लिया करते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कम से कम रिस्क हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना लंबा आपका प्रोजेक्ट चलेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा उसमें रिस्क आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द अर्लियर कैश फ्लो, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करते थे अर्लियर कैश फ्लो आने की, विच आर कंसिडर्ड टू बी लेस रिस्की, और उसको हम लेस रिस्की मानते हैं। वह गिवन द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेबैक एज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट, भैया ऑब्वियसली बात है पेबैक पीरियड एक मेथड है, तो लिखिए बात अप्रेजल एडजस्टेड पेबैक इज रियरली रिकमेंड, इसलिए भाई यहाँ पे एडजस्टेड पेबैक जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा, वो हमने एडजस्टेड पेबैक ही तो पढ़ा था, तो एडजस्टेड पेबैक को हम नॉर्मली रियली रिकमेंड करते हैं
एज ए मेथड ऑफ एडजस्टिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। तो रिस्क को एडजस्ट करने के बेसिस पे हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं। इसलिए साहब बेटर क्या है, बेटर है आपका साहब डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक जब आप पढ़ोगे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। जो पैसा बाद में मिलता है उसको हम लोग कम वैल्यूएबल मानते हैं, क्योंकि जो पैसा अभी हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ हैविंग मोर परचेजिंग पावर इन कंपैरिजन टू द मनी वी विल गोइंग टू रिसीव इन द कमिंग ईयर्स। अब यहाँ बात की गई है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिफ्लेक्ट रिस्क। हमको ये पॉसिबल है कि हम लोग जो रिस्क है, लिखिए ये बात है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू रिफ्लेक्ट रिस्क बाय यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन द कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये पॉसिबल है कि साहब हम यहाँ पे जो हमारा कैश फ्लो हमको हो रहा है उसको हम लोग साहब डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। द कैश फ्लो आर फर्स्ट डिस्काउंटेड यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड, और डिस्काउंटेड आपको अपने आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको उसका यूज़ करके साहब यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका यूज़ करके उस जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है उसको क्या करना है, डिस्काउंट आप करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैन देन बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज ए क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड। तो स्टैंडर्ड पेबैक आपने जिससे पहले पढ़ा हुआ साहब उसको वही जैसे है वहाँ कैलकुलेशन करते हैं, वही सेम तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करेंगे। अभी सब सिखाऊंगा, आप ये क्वेश्चन देखो कि पूरे आपको जो भी डाउट्स मन में चल रहे हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो डिस्काउंटेड पेबैक मेथड हैज़ द सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज अदर ट्रेडिशन जो आपने पहले पढ़ा था, एक्सेप्ट दैट द शॉर्ट कमिंग ऑफ फेलिंग टू अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात नहीं की थी, और यहाँ पे ये बात यहाँ पे की गई है। अभी मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे क्या क्या बातें हो रही हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 20,000 रुपये किया है, साल 1 में 8,000 रुपये, साल 2 में 12,000 रुपये, साल 3 में ये, और आपने अलग अलग सालों में इतना इतना रुपया कमाया है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये क्या, यही आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। क्या है ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ठीक, चलिए अब ज़रा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो तरीके से किया हुआ है आपको दिख ही रहा है, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से करता हूँ, आप मेरे तरीके को समझ लीजिए, उसी हिसाब से आप नीचे मेथड को समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एग्ज़ाम में कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो जैसा बुक में किया है वैसा भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। टाइम 1 2 3 4, कैश फ्लो कितना कितना है, कैश फ्लो आपका साहब यहाँ पे 8,000, 12,000, 4,000, 2,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, वो है आपका 8%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08 करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.926, फिर दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.857, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो मतलब इक्वल टू दबाते चले जाना है, आपको ये वैल्यू मिलती चली जाएगी 0.794। आप टेबल में से भी इन फिगर्स को देख सकते हैं। इसके बाद साहब आपको मिल जाएगा कैश फ्लो आफ्टर कैश फ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो कह सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आपको जो मिला वो मिला 7407, फिर आपको मिला 10,888, फिर आपको मिल जाएगा साहब 3175, फिर आपको मिल जाएगा 1470। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लोग साहब इसको क्यूमुलेट कर देंगे। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो साहब आपका पहले साल का सेम ही, क्यूमुलेटिव मतलब होता है टोटल करना, सम आप इसको एक नहीं, इसको अब इसमें जोड़ दें नीचे वाला, तो ये आपको मिल जाएगा साहब 17,687। फिर आपको इसको इसमें 3,175 जोड़ देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 20,862। उसके 20,862 में 1470 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 22,332। इसके बाद साहब आपको अब आप देख लीजिए कि आपको जो कैश आपने इन्वेस्ट कितना किया था। आपने जैसे आप पैसे इन्वेस्ट किए थे वो किए थे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था, और आपको आप कितने साल में रिकवर कर रहे हो, आप 3 साल में पैसा रिकवर कर रहे हो। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 3 साल में जो आपने पैसे रिकवर किए हैं वो 20,000 से ज़्यादा कर लिया है। एंड व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट टू नो कि एग्जैक्टली हमने
कितने साल में कवर किया पैसा। तो आप देख रहे हैं 2 साल में कुछ 2 साल और 3 साल के बीच में कहीं आंसर आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे साल पे एक कैलकुलेशन में दिखाता हूँ कैसे करना है। अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट जो यहाँ इन्वेस्ट किया था आपने वो किया था 20,000 रुपये। अमाउंट रिकवर्ड इन 2 ईयर्स, आपने 2 साल में जो पैसे रिकवर किए वो कितने किए, वो आपने किया 17,687। अमाउंट टू बी रिकवर्ड, तो जो आपको पैसे रिकवर करने हैं वो कितने करने हैं, 2,378। ठीक, 20,000 माइनस 17,687, 2,313 आ रहा है, 2,313। ठीक, अब आती है बात कि साहब आपने 1 साल में अगर देखा जाए तो आप इतना रुपया कमाते हो, बहुत ध्यान देना कैसे मैं कर रहा हूँ। 1 साल आपको लगते हैं 3,175 कमाने में, तो आपको 2,313 कमाने में कितना टाइम लगेगा। यू हैव टू डू जस्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2,313 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 3,175 से, 2,313 डिवाइडेड बाई 3,175 इक्वल टू आया 0.72। तो ये आ गया 0.72। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.72 ईयर्स। तो हम यहाँ पे 2.72 ईयर्स में क्या करेंगे, पैसे को रिकवर कर लेंगे एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, टोटलिंग देखना थोड़ा सा, मैंने ना मल्टीपल टोटलिंग में थोड़ा सा इशू आया है ये। ठीक, टोटलिंग में यहाँ पे 7407 17695 आ रहा है, मैंने ख्याल से गलत ले लिया। चलिए मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया, लेकिन ठीक है, 1-2 रुपये आगे पीछे है तो चलता है, दैट इज आंसर करेक्ट। ठीक है, 2 रुपये अगर आगे पीछे है तो चल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करने पे ना थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है, तो मैंने ये एक्चुअली यही ले लिया। एक्चुअली जो इन्होंने लिया ना 1028, मैंने यही ले लिया उठा करके, जबकि मेरे इससे मल्टीप्लाई करोगे ना थोड़ा सा कुछ अलग आएगा ये। ठीक है, तो 12,000 इंटू 0.857 10284 आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने 88 लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इनके ऐसा ही लिया है, थोड़ा सा लगा रहा है, लेकिन ठीक है चलेगा, पता है इतना चलता है। तो आप मुद्दा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। ठीक है, तो 1-2 मैंने 2 रुपये आगे पीछे हो गया। ठीक है, चलिए, तो इनका 2.73 आ रहा है, 2.72 दैट इज करेक्ट, कोई इशू। अब आती है बात रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स। अब क्या बात की गई है, अब ये लास्ट टॉपिक है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब जो डिस्काउंट रेट हम लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना लिया, कि पिछले क्वेश्चन में हमने 8% लिया, तो ये जो डिस्काउंट रेट हम लेते हैं क्या इसके अंदर रिस्क हमने शामिल किया है कि नहीं किया है। रिस्क को शामिल करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जो हम डिस्काउंट रेट लेते हैं उसको हम KE भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आगे जाके दिखाऊंगा कि जो हम डिस्काउंट रेट लेते हैं उसको हम लोग KE भी कहते हैं। तो KE का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। बिल्कुल भी डरिए मत, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आगे जाके बहुत बार यूज़ होगा, मैं सब सिखा दूंगा क्या ये फॉर्मूला है। तो बीटा जो है यहाँ पे यही रिस्क है, बस यहाँ यही इसी के बारे में यहाँ इन्होंने हल्का सा छेड़ दिया, पता नहीं क्यों इस मुद्दे को यहाँ छेड़ा है, ऐसी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख दिया। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। द डिस्काउंट रेट वी हैव एज्यूम्ड सो फार इज़ द रेट दैट रिफ्लेक्ट्स। तो हमने अभी तक जो डिस्काउंट रेट लिया वो क्या दिखाता था, वो दिखाता था भाई आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स। कॉस्ट, जब हम पैसे को बोरो करते हैं उससे क्या कॉस्ट है, हमने पैसा लोन रेट लगाते होंगे उस पर। द अंडरलाइंग रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द बिजनेस, कि हम कितना रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस से, वो उसमें दिखाया जाता है। या दोनों को मिला करके वो रेट जो हम निकालते हैं, वो दोनों को मिला करके वो रेट हमको क्वेश्चन में गिवन अक्सर रहता है। इफ़ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट इज़ परसीव टू बी मोर रिस्क, हम लगता है
कि कोई सिंगल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट जो है बहुत रिस्की है, देन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट द इंक्रीज रिस्क, जो भी रिस्क बढ़ा है, कुड बी यूज्ड एज अ रीज़न टू एडजस्ट द डिस्काउंट। अगर आपको लगता है कि बिजनेस पर रिस्क बढ़ा है तो जो रेट आप ले रहे हो उसको आप और क्या कर सकते हो, और इंक्रीज़ कर सकते हो, ताकि आपका और तेज़ी से पैसा क्या हो, डिस्काउंटेड हो जाए। दिस इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू एन इन्वेस्टमेंट एज्यूम दैट एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड गियरिंग रेशियो ऑफ द कंपनी विल रिमेन अनचेंज। अगर जो रेट पिछले साल लगाया था वही हम इस साल भी लगाएंगे, हर साल सेम ही लगाते चले जाएंगे, सब मान के चलते हैं कि हमारा रिस्क में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इफ़ द प्रोजेक्ट इज सिग्निफिकेंट इन साइज, अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लाइकली टू रिजल्ट इन एडिशन, और लगता है हमें कि उस पर कोई एडिशनल रिस्क हो सकता है, देन अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट शुड बी, तो हमें उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें एक डिस्काउंट रेट चूज़ कर लेना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ एन इंक्रीज डिस्काउंट रेट इज ऑफन सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग द मार्जिनल प्रोजेक्ट्स, छोटे मोटे जो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे हमें लगता है कि हम बिल्कुल मार्जिन पे हैं, किसके, IRR या मैं कह दूं ब्रेक इवन पॉइंट के, नो प्रॉफिट नो लॉस के, तो अगर वो बिल्कुल मार्जिन पे हैं, जैसे हम डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगे आपका जो इनफ्लो है वो और कम हो जाएगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो जीरो पे पहुँच जाएगा आउटफ्लो के मुकाबले, तो घुमा फिरा के दोनों में डिफरेंस कुछ रह नहीं जाएगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए, हमें डिस्काउंट रेट को बढ़ा करके उस प्रोजेक्ट को हटा देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये बात जो मैंने कही, ये बात आपको तब समझ में बेटर आएगी जब आप इस पूरे किताब को करीब लगा चुके होंगे। द एडिशनल ऑफ द अनयूजुअल डिस्काउंट रेट इज़ कॉल्ड द रिस्क, जो एडिशनल या जो यूजुअल डिस्काउंट रेट में लगाते हैं उसको रिस्क कहते हैं, रिस्क प्रीमियम कहते, ध्यान दीजिएगा। जो यूजुअल डिस्काउंट रेट है उससे ज़्यादा, मतलब जो मैंने एक फॉर्मूला अभी लिखा था, KE इज़ इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो जो ये RM माइनस RF मार्केट रिस्क जो ज़्यादा होता है हमारे जो नॉर्मल रिस्क के मुकाबले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को साहब हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। फिर लिखी हैं बातें, द मेथड यूज्ड इज एग्जामिन्ड अंडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, यू विल सी अगेन दिस टेक्निक्स। देखो लिखा ना, इन सभी चीज़ के बारे में साहब डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, वहाँ डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब पहुँचेंगे चैप्टर में 17 में, तब हम लोग वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। यू विल सी अगेन दिस टेक्निक्स फॉर डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसके बारे में हम लोग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में आगे भी देखेंगे, एंड न्यू वंस इफ़ यू चूज़ टू टेक द, और इसके अलावा भी आप देखोगे अगर आप P4 चुनो, क्या लिखा है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम में बैठोगे तो आपको साहब और भी बात देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के जो क्वेश्चन है दे विल फाइंड इन अदर वीडियो। टेक केयर, खुदा हाफिज़, माशाल्लाह एवरीवन, टेक केयर, खूब पढ़ाई करें, खूब अधिकारी बने। थैंक यू।